आप सभी का स्वागत है पंचायती टाइम्स पर। आज देश भर में चौथी चरण के लोकसभा चुनाव हमें देखने को मिल रहे हैं। 1 जून तक वोटिंग चलेगी और 4 जून को हम रिजल्ट्स का सामना करेंगे, जिसको लेकर आज हम सीपी के कॉफ़ी होम में मौजूद हैं, जहां पे हम लोगों से वार्तालाप करेंगे कि उनका वोट किसे जाएगा, क्योंकि 25 तारीख यानी कि 25 मई को दिल्ली में चुनाव होने वाला है। आइए उनसे चलकर बातचीत करते हैं, उनके ओपिनियन जानते हैं और देखते हैं कि दिल्ली वालों का इरादा किसकी तरफ ज़्यादा है, इंडिया अलायंस की तरफ या भाजपा की तरफ। तो हमारे साथ एक भैया है जो चाय का व्यापार करते हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन कुमार हो गया। ये कब से लगाते हो ये आप? मेरा 4 साल पुराना हो गया सर। 4 साल। और यहाँ आप कब से रहते हो दिल्ली में? मैं 2014 से रहता हूँ सर। 2014 से। और आप मतलब प्रॉपर दिल्ली के हो या मैं बिहार से हूँ सर। बिहार में कहाँ से? बिहार मधुबनी जिला से हूँ। मधुबनी से। तो ये कितनी बिक जाती है दिन भर में? मेरा 200 कप बिक जाता है सर। 200 का। तो कितने का मतलब दिन भर में हो जाता है व्यापार? यही 5-6 हज़ार का हो जाता है सर। 5-6 हज़ार। और घर पर कौन लोग हैं? मेरा मम्मी पापा है, वो गाँव रहते हैं। गाँव रहता है। तो गांव में क्या दिक्कतें आती है? आप मम्मी पापा रहते हैं, जैसे सरकार की योजनाएं कई सारी, तो आपको राशन मिलता है? राशन मिलता है सर, मेरा लोग के नहीं मिलता है। 2-3 आदमी के नाम कटा है सर। कटा है। जी तो वो आपने जुड़वाया नहीं? नहीं, अभी नहीं जुटा है। नहीं जुड़ा है। और ये आवास मिला है पर? आवास नहीं मिला है सर। और जो राशन आपको मिलता है, हाँ। और ये उज्ज्वला के जो सिलेंडर मिलता है वो वे नहीं मिलता है सर। उज्ज्वला का भी आपको नहीं मिला है। तो दिल्ली में आप लोग कितने लोग रहते हो? मैं दिल्ली में 4-5 बंदा रहता हूँ भैया। 4-5 लोग से। तो यहाँ घर पे बात चल जाता है? नहीं चलता तो ये मेंटेनेंस करना पड़ता है, कहूँ से नहीं कहूँ से जी। इधर उधर से। जी तो अभी जो चुनाव चल रही है तो उसमें आप किन मुद्दों पे वोट दोगे? मैं तो अभी वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुटा है सर अभी। तो क्या दिक्कतें आती है आपको सरकार से? अगर आपको पूछे कि सरकार का आदमी पूछे कि क्या आपको योजना चाहिए, जैसे आपने बोला कि सिलेंडर नहीं मिला है या ऐसी कोई सुविधा, घर नहीं मिला है आपको, अभी केवल राशन मिलता है, तो अब फिर आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हो? मैं मोदी जी के साथ। मोदी जी को देखना चाहते हो। और दिल्ली में केजरीवाल का काम कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। केजरीवाल दिल्ली में ठीक है? हाँ, दिल्ली ने वही सोचता है कि केजरीवाल अच्छा है। दिल्ली में केजरीवाल जी और वैसे देश में मोदी जी। जी। तो अभी आपका वोट में नाम नहीं जुड़ा है, मम्मी पापा घर रहते हैं। और आपको क्या पता है कि कांग्रेस ने क्या मैनिफेस्टो दिया है, घोषणा किया है, या बीजेपी ने क्या घोषणा किया है? हमको पता नहीं है सर। तो ये थे हमारे साथ। नाम आपने क्या बताया था? मेरा नाम सचिन कुमार यादव हो गया सर। सचिन यादव जी है। अच्छा, तेजस्वी यादव को कैसे देखते हैं? बिहार में तो उनका नाम बहुत चलता है। बहुत नाम चलता है सर, देखा हूँ मोबाइल में। तो आपके यहाँ वोट किसको पड़ेगा, तेजस्वी यादव को या हुकुमदेव नारायण यादव जी के जो बेटे अशोक यादव हैं मधुबनी से, तो वही सांसद हैं? जी सर। तो आप लोग किनको वोट देते उसी के दूंगा सर। किसको, तेजस्वी को या अशोक यादव? अशोक यादव को। अशोक यादव बीजेपी। आपका शुभ नाम? भूदेव। कहाँ से हैं आप? हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से हैं। नॉर्थ ईस्ट। आप दिल्ली के ही वोटर हैं? हाँ, दिल्ली के वोटर हैं। 25 तारीख को क्या कर रहे हैं? 25 तारीख को हम कमल का फूल खिला रहे हैं। कमल का फूल खिला रहे हैं? जी हाँ। क्या मुद्दे रहेंगे आपके लिए? हमारे यहाँ मुद्दा पहला राष्ट्रवाद भी है और सनातनवाद भी है, सनातन का भी है। और एक तरह से ये समझो केजरीवाल ने जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को नरक बना दिया है, इसके खिलाफ भी है। किस तरह से बनाया? इस तरह से कि पानी, गंदा पानी आता है पीने के लिए, जो आता है उसमें बदबू आती है। आप हाथ में, पीने की तो बहुत बड़ी बात है, आप हाथ में अगर टच भी हो गया तो हाथ भी जो है गंदगी आनी शुरू हो जाती है हाथ में भी। तो उन्होंने ऐसा गंद फैला रखा है हमारे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की। और ख़ासकर मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ, गोकलपुरी विधानसभा क्षेत्र से मैं आता हूँ, वहाँ पर सारी सड़कें टूटी हुई हैं, गड्ढे हैं सारी सड़कों में, और एक बहुत बुरी हालत है इस समय। तो मुझे इसके खिलाफ भी वोट देना है। केजरीवाल ने जो गलत काम कर रखा है, इनका अलायंस जो कांग्रेस के साथ हुआ है, तो इसी गुस्से में मैं इनके खिलाफ जो है वोट करने जा रहा हूँ। मोदी जी का नारा है कि 400 पार। क्या ये 400 पार का नारा पूरा हो पाएगा 4 जून को? बिल्कुल होगा जी। मोदी जी ने काम इतने कर दिए कि आज तक कोई भी प्रधानमंत्री शायद नहीं कर पाया, कर ही नहीं पाया है। क्योंकि कभी भी जो भी प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस का ही मैं बता रहा हूँ आपको, कि 64 साल शासन करने के बाद भी मात्र 2 एम्स
बना पाई। मोदी जी ने 15 एम्स तैयार करके जो चल रहे हैं और 7 एम्स जो है का उनकी तैयारी चल रही है बनने की, तो कुल मिलाकर के 22 एम्स बनने जा रहे हैं। भारत को इस 15 तो समर्पित कर ही दिए हैं, तो इससे बड़ा काम और क्या होगा कि 10 साल में भी कांग्रेस जो एम्स नहीं बना पाई, मात्र 2 बना पाई, मोदी जी ने 15 एम्स बना दिए, तो इससे बड़ी तरक्की और क्या होगी। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारत दूसरे स्थान पर है। अमेरिका के बाद यदि दुनिया में कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ है, सड़क पर काम हुआ है, तो केवल भारत में ही काम हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में, और किसी सरकार ने कभी ऐसा नहीं किया। चौड़ी चौड़ी सड़कें ग्रामीण क्षेत्र में भी, मैं जिस एरिया, मेरा गांव गौतम बुद्ध नगर में भी पड़ता है, मैं गांव गया था तो वहाँ पर भी चौड़ी चौड़ी सड़कें वहाँ पर बनी हुई हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है, काली सड़कें हैं, बेहतरीन सड़कें हैं। मैं समझता हूँ जहाँ आप मेरा यहाँ इंटरव्यू भी ले रहे हैं तो कनॉट प्लेस से भी अच्छी सड़कें हमारे गांव की सड़कें, तो बहुत बड़ा काम किया। मुझे तो इस बात पर बड़ा वो भी आता है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में इतनी टूटी सड़कें हैं, पानी पीने के लिए नहीं है, परिवहन की व्यवस्था अच्छी नहीं है, उसके बावजूद भी मेरे गांव में हर तरह की सुविधा अच्छी है। दिल्ली से अच्छी जो है का मेरी कॉलोनी जहां मैं रहता हूं उससे भी अच्छी गांव की मेरा गांव है। तो मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, और जो केजरीवाल जी जो इन प्रेजेंट में यहाँ हैं तो उनका काम बिल्कुल भी सही नहीं है। और कन्हैया कुमार के बारे में तो आपको पता ही है कि कन्हैया कुमार ने जब वो जेएनयू में था तो उसका नारा ही ये था कि भारत तेरी बर्बादी तक जंग रहेगी जारी, भारत तेरे टुकड़े होंगे कई हजार, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, कितने अफजल मारोगे जब घर घर अफजल पैदा होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, हम लेके रहेंगे आज़ादी, हम छीन के लेंगे आज़ादी, जिन्ना वाली आज़ादी। तो क्या कन्हैया कुमार को हम किस तरीके से वोट दे सकते हैं? मेरी दृष्टिकोण में तो वो एक राष्ट्रद्रोही है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दी है 1 तारीख तक, 2 जून को उनको फिर से सरेंडर करने को कहा है। क्या वो सहानुभूति जो वोट शेयर है वो केजरीवाल जी को मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। मैं आपको बताऊं बात क्या है कि अगर संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी असंवैधानिक काम किया है। ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है कि जो जमानत नहीं मांग रहा है और उसे जमानत दे दी गई। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, रियली बताऊँ कि तो संविधान के खिलाफ काम हुआ है सीधा सीधा। ये तो जो अगर इस देश में न्याय व्यवस्था या संवैधानिक काम किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर भी महाभियोग चलना ही चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि 2024 का चुनाव अगर मोदी जी जीतते हैं तो विपक्ष पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, डेमोक्रेसी को खतरा है और ये एक डिक्टेटरशिप की ओर पूरा देश चला जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ये देश संविधान से चलता है, यहाँ पर हर सिस्टम संविधान से होता है, कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता है। आज देख रहे हो कि अगर डिक्टेटरशिप होती या मोदी जी ऐसे वो करते तो आज हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो कैसे कैसे अजीब वो गरीब फैसला दे रहा है कि शनिवार को छुट्टी थी तब भी शीतलवाड़ को जो है का जमानत दे दी गई, फ़ोन पर ही जमानत दे दी गई। और इससे बड़ी बात और क्या है, आज कोई गरीब आदमी न्याय नहीं पा सकता, सालों साल गुजर जाती हैं और न्याय के लिए भटकता है क्योंकि उस पर बड़े बड़े वकील नहीं है उस गरीब पर, और तो कोई सुनवाई कोर्ट में नहीं है। और केवल गरीब को केवल और केवल ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ये तो अमीर लोगों के लिए बना हुआ है, ये तो माई लॉर्ड बन गए अपने आप को। ये तो किसी आम, इनके लिए ना कोई संविधान है ना कोई कुछ है, ये तो अपने को भगवान मानते हैं। ये तो ये कहते हैं हम तो भगवान हैं, हम तो कोई गलती कर ही नहीं सकते। और जब इस देश का हर जो सरकारी पद पे बैठा हुआ है और सरकारी तनख्वाह पा रहा है और टैक्स के पैसे से जो तनख्वाह पा रहा है उनको अपनी संपत्ति घोषित करनी पड़ती है। परंतु देखिए इस देश का दुर्भाग्य कि सुप्रीम कोर्ट अपनी संपत्ति घोषित नहीं कर रहा है, बार बार नैतिकता का तगाजे की बात करता है, परंतु नैतिकता नाम की कोई चीज़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं है कि वो अपनी संपत्ति घोषित करे। तो इससे बड़ी बात और क्या होगी? अगर डिक्टेटरशिप होती तो सुप्रीम कोर्ट को भी कहता, भारत का प्रधानमंत्री या सरकार कहती कि आप अपनी संपत्ति घोषित क्यों नहीं करते। जब इस देश का प्रधानमंत्री अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है, जब इस MP MLA सब अपनी संपत्ति घोषित कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कर सकता है अपनी संपत्ति घोषित। मेन बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट को भी नैतिकता दूसरों के लिए ही है,
नैतिकता की बात सुप्रीम कोर्ट दूसरों के लिए करता, अपने लिए क्यों नहीं करता? अपनी संपत्ति क्यों नहीं घोषित करता वो कि हर जज पर इतनी संपत्ति है? तो मैं तो ये समझता हूँ कि डिक्टेटरशिप ऐसा कुछ नहीं है। डिक्टेटरशिप तो कांग्रेस ने की थी। आपको पता है 1976 में आपातकाल कांग्रेस ने लगाया था और भारत के संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन कर दिया था और वहाँ पर सेकुलर शब्द जोड़ दिया था, जो कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी भी जो का सेकुलर शब्द नहीं जोड़ा था। परंतु इस कांग्रेस ने संविधान का हनन किया और 1976 में आपातकाल जो लगा करके और इन्होंने संविधान में भी परिवर्तन कर दिया गया, मूल प्रस्तावना में किया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो कांग्रेस का यह देखिए, तो सबसे बड़ी डिक्टेटरशिप पार्टी तो कांग्रेस है। जब जिसे चाहे पकड़ के उसे जो है जेल में घेर देती थी, कोई खिलाफ नहीं बोल सकता था। कांग्रेस के जितने भी विपक्ष के नेता थे सब जेल में घेर दिए गए। तो सबसे बड़ी डिक्टेटरशिप पार्टी तो कांग्रेस है। वो कैसे कहती है? उन्होंने संविधान को तहस नहस कर डाला कांग्रेस ने। वो उल्टा आरोप जो है का बीजेपी में लगाती है कि संविधान बदल दिया और संविधान को बदल देंगे। अरे संविधान तो तुमने बदला, तुमने हिंदू मुस्लिम तुमने किया, बीजेपी ने तो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। वो तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। तुमने तो तुष्टीकरण के नाम पर साहेबानों का केस बदल दिया। 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था साहेबानों केस में कि गुजारा भत्ता पाने की हकदार है साहेबानों, परंतु 1986 में तुष्टीकरण के कारण कांग्रेस में राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया और ऐसा वो कर दिया गया कि मुसलमान यदि शादी 4 शादी भी करेंगे और गुजारा भत्ता भी नहीं देंगे तो दोगलापन तो ये कांग्रेस का है। आप मुझे बताइए, सबसे बड़ा अगर संविधान का उल्लंघन किया है तो वो तो कांग्रेस ने किया है। मुझे बताइए कि बीजेपी ने कभी भी आज की डेट तक 10 साल उनके शासन को हो गए, आज तक भी उन्होंने कोई भी असंवैधानिक कार्य किया हो तो बताओ। पर मैं कांग्रेस के कितने ही काम आपको असंवैधानिक गिनवा दूंगा। कांग्रेस ने 1995 में वक्फ बोर्ड अधिनियम पारित किया, जिसमें संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 है कि हम किसी के भी आदेश को, सरकार के नियम को या सरकार कोई कानून बनाती है उसके खिलाफ भी हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में हम चैलेंज दे सकते हैं। परंतु 1995 में वक्फ बोर्ड अधिनियम के अनुसार हम अदालत में चैलेंज नहीं दे सकते हैं। चाहे वक्फ बोर्ड या एक वक्फ बोर्ड वाले मुस्लिम कम्युनिटी के लोग किसी भी संपत्ति को कह देंगे कि ये हमारी है, तो अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए हम कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते हैं। तो इससे बड़े संविधान का उल्लंघन और क्या हो सकता है? यानी जो भारत के संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 है उसका भी तहस नहस कांग्रेस ने कर डाला। तो मैं तो यह कहता हूँ इस संविधान की आत्मा को खाने वाली तो कांग्रेस है। चुनाव से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे, एक प्रश्न पूछना चाहूँगा आपसे कि केजरीवाल जी जिस दिन बाहर आए जेल से, उनको इंटरिम बेल मिली, तो उसके बाद वो कहते हैं कि भाजपा जो है मोदी के नाम पे वोट मांग रही है, क्योंकि 17 सितंबर को मोदी जी जो है 75 वर्ष के हो जाएंगे और पार्टी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग 75 वर्ष से ऊपर का पीएम कैंडिडेट कभी होता नहीं है। तो ये मोदी के नाम की राजनीति की जा रही है, उनके नाम पर वोट शेयर लिया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखो जी, इसमें ऐसा है कि केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं। खुद हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने खुद कहा है कि ऐसा हमारे संविधान में कुछ है ही नहीं, बीजेपी के संविधान में, कि कोई 75 हो, 80 हो या 85 हो। ये केजरीवाल की मन गढ़ंत कहानी है। केजरीवाल को पता है कि तुम्हारी बुरी दुर्दशा होने जा रही है, दिल्ली में भी होने जा रही है और पंजाब में भी होने जा रही है। तो और मैं तो ये कहता हूँ कि आज में तो 92 सीट लाए थे विधानसभा में। आप देखना ना लोकसभा में क्या दुर्गति होने वाली है इनकी। लोकसभा में इनकी सबसे बुरी दुर्गति केजरीवाल जी की होने जा रही है। केजरीवाल आज की डेट में आर्थिक अपराधी हैं, उन्होंने घोटाले किए हैं और अभी तो इनके घोटाले इतने आने हैं कि जनता दंग रह जाएगी। 25,400 करोड़ का तो जल घोटाला इनके उसमें है और 133 करोड़ आतंकवादी पन्नू से इन्होंने लिए। तो अभी तो NIA जांच चल रही है इस पर केजरीवाल के खिलाफ। तो केजरीवाल तो खुद ही जो है का हर आतंकवादी गतिविधियों का भी केस चलेगा, आर्थिक केस भी चलेगा। आपको अच्छी तरह पता है कि केजरीवाल जी जो कहते थे कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ मैं कभी कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करूँगा। आज उस केजरीवाल को देख लो,
कि जो उन्होंने बोले उसके विपरीत ही हर काम किया। उन्होंने गाड़ी भी ली, उन्होंने बंगला भी लिया, उन्होंने 50 करोड़ का शीश महल भी बनवा लिया इस जनता के पैसे से। लाखों लाखों रुपया के उन्होंने जो है का पर्दे टंगवा लिए अपने शीश महल में, और करोड़ रुपया का टीवी अपने कमरे में जो है का लगवा लिया। तो गाड़ी भी लग्जरी गाड़ी लेते हैं, प्रोटेक्शन लेते हैं। तो मुझे ये बताइए कि इस जनता के सामने बिल्कुल नंगा दिखाई दे रहा है। तो जो केजरीवाल ने किया उसके उलट काम किया उन्होंने कहा मैं कट्टर ईमानदार हूँ, कट्टर बेईमान निकले। इससे बड़ा और बेईमान क्या होगा कि उन पर इतने घोटाले चल रहे हैं और ये कह रहे मैं तो निर्दोष हूँ। कोर्ट ने भी अब तो मान लिया कि आप जो है का आपने ये अपराध किया। 170 मोबाइल इन्होंने तोड़ दिए, नष्ट कर दिए गए। 170 मोबाइल का कोई हिसाब नहीं है कि जो मोबाइल तुमने तोड़े थे वो कहाँ हैं, ना उनका कोड नंबर, डिकोड करने के लिए कोड नंबर नहीं दे रहे केजरीवाल जी। तो इनसे मेन तो यही है, इनका घोटाला सारा उस मोबाइल में छिपा हुआ है, इनका सारा राज। पर ये उस राज को देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जनता के दृष्टिकोण में, जनता की नज़र में तो ये पूरी तरह से अपराधी बन चुके हैं। और रहा मामला कोर्ट का, तो अदालत इनके में सबूत दे रही है, इसलिए अदालत ने इनको जमानत तो दी नहीं है। वो तो एक तरह की ना इन्होंने जमानत मांगी, इन्होंने तो ये कहा था कि मुझे बेवजह फंसाया जा रहा है कोर्ट के अंदर। तो अदालत ने ये तो माना नहीं ना कि तुम्हें बेवजह फंसाया जा रहा है, इनकी ये बात तो मानी नहीं। ऐसे हाई कोर्ट ने भी नहीं माना इनकी बात को। तो केजरीवाल जी के बारे में क्या कहें, वो तो खुद ही घोटालेबाज हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इनका मानना था कि 400 पार का नारा इस बार भाजपा पूरा कर रही है, जो मोदी जी का नारा है, और कमल का फूल ये 25 तारीख को खिलाने जा रही है। बिल्कुल। हमारे साथ एक और जने जुड़ गए हैं यहाँ पे हमसे चुनावी माहौल में बातचीत करने के लिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पिंटू सिंह है। आपके लोकसभा का जो चुनाव, घोसी लोकसभा, घोसी लोकसभा से आप हैं? 70 घोसी लोकसभा। 70 घोसी लोकसभा। 25 तारीख को दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है, और आपके यहाँ भी 1 तारीख को जो है लोकसभा चुनाव जो है होने जा रहा है। कैसे देखते हैं आप? अब यहाँ की तो जो माहौल दिखाई दे रहा है तो बीजेपी के पक्ष में जाएगा, और हमारे यहाँ भी बीजेपी के पक्ष में ही जाएगा। आपका क्या, आपके लिए क्या मुद्दे, आप किसको वोट डालने जा रहे हैं? हम लोग मुद्दा नहीं देखते हैं। जिस समय आरएसएस गठन हुआ तब से हम लोग आरएसएस के हैं। हिंदू के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे बीजेपी का एक पागल कुत्ता भी खड़ा हो जाएगा, उसको हम लोग वोट देंगे। नहीं, ऐसा क्या, वजह क्या है इसके पीछे? वजह यह है कि बीजेपी और आरएसएस ने हिंदू के लिए लड़ाई लड़ा। तो एक हिंदू के तौर पे आप बस ये सोचते हैं, बाकी आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई और मुद्दा नहीं? हमें मुद्दा तो है, मुद्दा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं मुद्दा है, मगर जो काम 10 सालों में हुआ वो आज तक नहीं हुआ। मैं वो समय देखा हूँ जब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। उस समय हम लोग 3 या 4 में पढ़ते थे, टीवी पर दंगा के दिखाई देता था। तो 1992-93 से हमने ये राजनीति की पहाड़ा सीख लिया कि हाँ, ये राजनीति कौन पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। राजीव गांधी जी के मरने के बाद जो है कि ये स्वर्गीय श्री पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के 6 महीने बाद इनका पहला दौरा गोरखपुर का था। उस समय गोरखपुर से मंच से ऐलान किया, कुशीनगर से लेकर, कुशीनगर महात्मा बुद्ध का स्थान है, कुशीनगर से लेकर सारनाथ, मऊ, गाजीपुर होते हुए सारनाथ तक 4 लेन की घोषणा होगी। उस समय परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग आरपीएन सिंह थे, उन्होंने भी मंच से कहा कि 1 महीने के अंदर काम चालू हो जाएगा। पीवी नरसिम्हा राव की घोषणा, पीवी नरसिम्हा राव ने शिलान्यास भी किया 6 महीने बाद, मगर काम नहीं हुआ। उस समय तमाम सरकारें आई, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने, बीपी सिंह बने, एडी देवगौड़ा बने, इंद्र कुमार गुजराल बने, तमाम लोग बने। यहाँ तक कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी 5 साल सरकार में रहे, और भी कई बार रहे, मगर उस क्षेत्र को किसी ने ध्यान नहीं दिया। 2014 की लोकसभा चुनाव में हमारे यहाँ से सांसद चुने गए बीजेपी के नारायण राजभर जी। उसके बाद चुनाव हुआ विधानसभा का, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने 2017 में। 2017 में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं। 14 में ये
हरनारायण राजभर जी सांसद बनते हैं हमारे यहाँ से। इन्होंने लगातार नितिन गडकरी माननीय प्रधानमंत्री महोदय से क्षेत्र की समस्या की बात रखते हैं। प्रधानमंत्री महोदय या नितिन गडकरी महोदय ने ध्यान देते हुए वो उस 4 लेन को चालू करवाया और 2 साल में 4 लेन बन के तैयार हो गया। 180 किलोमीटर 2 साल में बन के तैयार हो गया। चूँकि इतनी पुलें हैं, इतनी रास्ता दलदली ज़मीनें हैं, बन के तैयार हो जो गया। आप कह रहे हैं विपक्ष के समय में नहीं हो नहीं पा रहा है। विपक्ष की भी सरकारें थी, विपक्ष की सरकारें थे। हमारे यहाँ कल्पनाथ जी सांसद हुआ करते थे कांग्रेस से। उन्होंने दोहरी घाट से सहजनवा होते हुए गोरखपुर के लिए बड़ी लाइन का मांग किया था, नहीं बन पाया। मगर प्रधानमंत्री या बीजेपी सरकार आने के बाद वो भी बन रहा है। मऊ से आजमगढ़ होते हुए शाहगंज अयोध्या तक डबल लाइन प्लस विद्युतीकरण हो रहा है। लगभग 90% काम पूरा हो गया है। मऊ से औड़िहार तक डबल लाइन प्लस विद्युतीकरण का काम भी 90% पूरा हो गया है। फिर इंदारा से भटनी तक डबल लाइन प्लस विद्युतीकरण का काम मोदी सरकार में हुआ है। पास तो बहुत पहले का था, मगर उस काम को धरातल पर लाने वाला अगर कोई सरकार है तो बीजेपी सरकार है। मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले एक जनसभा करी जहां पे उन्होंने बोला कि अगर कांग्रेस 4 जून को आती है, इंडिया अलायंस 4 जून को आता है तो राम मंदिर पे ताला लग जाएगा। इसको आप कैसे देखते? उन्होंने सही कहा है। लेकिन राम तो सबके हैं। राम सबके हैं, मगर राम के नाम पे राजनीति क्यों लेके? नहीं, देखिए, राम के नाम पर राजनीति नहीं है। जिस समय बीजेपी का गठन हुआ है, जिस समय बीजेपी की नींव पड़ी गई, उसी समय बीजेपी के संविधान में बीजेपी का एक नीति रहा, धारा 370 हटाना, राम मंदिर मुद्दा खत्म करना, सीए लागू करना, एक समान नागरिकता कानून लागू करना। ये बीजेपी का शुरू से जब उदय हुआ तभी से ही उसका मुद्दा रहा है। और उन्होंने कहा कि जब इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो उन्होंने सही कहा। इसलिए सही कहा कि जो आदमी राम को काल्पनिक बता सकता है, जो आदमी राम के नाम पे कह सकता है कि ये राम गलत है, तो कुछ भी कर सकता है। राम मंदिर के जो निर्माण हुआ उसके नाम पे भी वोट पड़ेगा क्या भाजपा को? हाँ, पड़ेगा ही, श्योर पड़ेगा। जो कट्टर हिंदू हैं, हिंदू को जानते हैं, हिंदू को मानते हैं, सनातन को मानते हैं, वो भाजपा को वोट देंगे। और जो विकास के नाम पे कुछ जुड़ेंगे लोग। केजरीवाल जी ने कल 10 गारंटी दी जिसमें मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज भी है। उसको आप कैसे देखते हैं? भाई साहब, अब मैं क्या कहूँ, इनकी बात है। अगर आम आदमी का तो फायदा ही कर रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं है। अगर रियल में किसी से देखेंगे, 2 यूनिट के बाद अगर 1 यूनिट बढ़ गया तो उसका 200 यूनिट का ही बिजली, 201 यूनिट का, 1 यूनिट का नाम पर 200 यूनिट का बिजली का बिल देना पड़ता है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ देखता हूँ, ऐसी बात नहीं। दिल्ली में कहाँ रहते हैं आप? मैं पहाड़गंज में रहता हूँ जी। तो ये स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं। और बीजेपी मोदी जी को 400 पार होना है, कोई रोक नहीं सकता है। हमारे साथ एक और जो भैया हैं वो जुड़े, पिंटू सिंह आपने अपना नाम बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के। शाम का समय दिल्ली के अंदर और सीपी के अंदर अभी हम मौजूद हैं, जहां बहुत सारे लोग या तो घूम रहे हैं, या तो ऑफिस की छुट्टी है, और या तो अपने घर जा रहे हैं या घूम रहे हैं। हमारे साथ 2 जने और जुड़ गए हैं। आपका शुभ नाम? दीपक। और आपका? ईशा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा से सर। वैसे आप दिल्ली में अभी आए हुए हैं या हरियाणा ही रहते हैं? हरियाणा ही रहते हैं, वैसे दिल्ली गुड़गांव में जॉब करता हूँ। गुड़गांव में जॉब कर रहे हैं। और आप? मैं दिल्ली से। लोकसभा चुनाव हम देखने जा रहे हैं। 25 तारीख को दिल्ली के अंदर और हरियाणा के अंदर चुनाव हैं। जी सर। क्या मुद्दे हैं आपके लिए? सर, जहाँ तक हरियाणा की बात करें तो उसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, रोहतक में इस तरफ से उस तरफ में बीजेपी की ज़्यादा वोट दिख रहे हैं हमें। तो जहाँ तक देख रहे हैं हरियाणा में बीजेपी की ज़्यादा चांसेस हैं। और दिल्ली के बारे में आपको मैं इतना ज़्यादा नहीं कह सकता, इनके बारे में ये बताएंगे आपको। आपके लिए क्या मुद्दा रहेगा इस चुनाव में? मुद्दा यही है कि इस सरकार ने जो काम किए हैं अच्छे हैं, काफ़ी ठीक काम है इनके, बहुत बढ़िया तरीके से आप किए हैं। भाजपा के कार्यों से खुश हैं? भाजपा को ही वोट डालने जा रहे हैं? जी सर। जी, मैं भाजपा को वोट। आपके लिए क्या मुद्दा है? वैसे ये एक मिनट में एक चीज़ कहना हूँ, अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन वैसे बताना भी नहीं चाहिए। इलेक्शन टाइम हमें ये चीज़ नहीं बतानी चाहिए किसी को। लेकिन आपको पर्सनली किसका काम अच्छा लगा? पर्सनली
जहाँ तक अगर हम बीजेपी की बात कर रहे हैं तो बीजेपी में कई गरीबों के बच्चे लगे हैं, कहीं कहीं देखो तो देखो हर चीज़ चलती है, लेकिन बीजेपी इज़ द बेस्ट। आपके लिए क्या मुद्दा है? मेरे लिए तो मैं बीजेपी की तरफ से हूँ। जैसे पिछले 5-10 साल में कांग्रेस का तो मैं कुछ कहूँगी नहीं, लेकिन बीजेपी सरकार ने कितना अच्छा किया है। सारे पॉइंट्स भी हमें देखने के लिए मिले हैं। ये नहीं कहूँगी कि डिफ्रेंशिएट करेंगे हम किसी जात बिरादरी में, बट बीजेपी इज़ द बेस्ट। अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल मिली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 1 तारीख तक के लिए। 2 जून को उन्हें दोबारा सरेंडर करना पड़ेगा। उनके अरेस्ट को कैसे देखते हैं? मेरे को उनके बारे में कुछ नहीं पता ना। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने अच्छे कार्य करे, यानी कि आपको दूसरी पार्टी के बारे में नहीं पता। हाँ, तो मेरे को नहीं जानना है ना। जिसमें इंटरेस्टेड हूँ मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से बीजेपी ने अच्छा किया, तो मैं उसके बारे में ही जानना चाहती हूँ। केजरीवाल, देखो दिल्ली में अगर केजरीवाल को देखें तो जो केजरीवाल सर ने यहाँ पे दिल्ली में काम किया बहुत अच्छा किया है, लेकिन एक चीज़ है, कई लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मान लीजिए हम अपोजिट पार्टी की तरफ से देख रहे तो वो बोलते हैं कि केजरीवाल सर ने लोगों को फ्री का खाने की आदत डाल दी। काफ़ी टाइम अगर देखें औरतों के लिए फ्री सफ़र, ट्रैवलिंग और बिजली पानी फ्री दे रखा है, इसी काफ़ी हद तक ठीक भी है, लेकिन एक हद तक देखें तो जो इनकी अरेस्टिंग को लेके हैं गलत है। जो स्कैम हुआ उससे जी सर, वो चीज़ गलत है उससे related। जी। राम मंदिर मुद्दा है आप दोनों के लिए एक same राम question। मंदिर सर ये तो पूरे हिंदुस्तान का ही मुद्दा है, मान लीजिए, हिंदुस्तान का। क्योंकि ये राम मंदिर बहुत से लोगों की आस्था जुड़ी है। वो सिर्फ एक मंदिर नहीं है, लोगों की आस्था है, मन में विश्वास है कि हाँ हमारे राम जी, देखो राम जी शुरू से थे, लेकिन एक ये है कि उनका मंदिर बन गया, उसको लेके लोगों की जो प्रतिक्रिया है बहुत अच्छी हैं। एक हमारे यहाँ पे टूरिज़्म की जगह बड़ी है, वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेगा, आसपास की जगह है वहाँ पे आने जाने के लिए टूर ट्रैवल में बहुत सी चीज़ों के फ़ायदे हैं। आपके लिए? राम मंदिर के बारे में तो क्या ही कहना है, क्योंकि राम का ही घर था और राम को वापस आना ही था। तो राम मंदिर बना, अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। जय श्री राम ही बोलूँगी, ख़त्म कर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि 4 तारीख को मोदी जी का जो नारा है 400 पार का, वो लहराने जा रहा है, ऐसा लोगों का मानना है जो अभी हमारे साथ जुड़े। 25 तारीख को दिल्ली और हरियाणा में चुनाव है, जहां से ये दोनों जो जने हैं हमारे साथ जुड़े। कहना था कि वो भाजपा को वोट देंगे क्योंकि उनके कार्य जो पिछले 10 साल में रहे हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं।